नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ राजश्री हवाई। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हम खबर के साथ। तो योगी कैबिनेट 2.0 के शपथ ग्रहण के 3 दिन के बाद मंत्रियों को मंत्रालय का आवंटन कर दिया गया है। अब सीएम योगी आदित्यनाथ ने गृह विभाग समेत 34 विभाग अपने पास रखे हैं, जिसमें गृह सतर्कता, आवास एवं शहरी नियोजन, नागरिक सुरक्षा, राज्य संपत्ति, प्रशासनिक सुधार, खाद्य एवं रसद प्रमुख है। वहीं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से लोक निर्माण विभाग लेकर ग्राम विकास विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। दूसरे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को स्वास्थ्य विभाग सौंपा गया है और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करीबी और कैबिनेट मंत्री अरविंद कुमार शर्मा को नगर विकास विभाग दिया गया है, जबकि कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह को जल शक्ति मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं नंद गोपाल गुप्ता से उड्डयन की जिम्मेदारी वापस ले ली गई है। अब उनको औद्योगिक विकास और निर्यात प्रोत्साहन विभाग दिया गया है। भूपेंद्र चौधरी के प्रभार में कोई बदलाव नहीं है, उनके पास पंचायती राज बरकरार है। सबसे चर्चित नाम जितिन प्रसाद का है, जिन्हें भारी भरकम विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। अनिल राजभर को श्रम एवं सेवा योजन, संदीप सिंह को बेसिक शिक्षा, राकेश सचान को लघु विकास, आशीष पटेल को प्राविधिक शिक्षा, संजय निषाद को मत्स्य, नितिन अग्रवाल को आबकारी, पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ने वाले असीम अरुण को सामाजिक कल्याण एवं अनुसूचित जाति और आशीष पटेल को प्राविधिक शिक्षा, देव शंकर सिंह को परिवहन और गुलाब देवी को माध्यमिक शिक्षा विभाग का कार्यभार सौंपा गया है। ग्राफिक्स के माध्यम से भी हम आपको दिखा रहे हैं कि किन्हें कौन सा प्रभार दिया गया है। शपथ ग्रहण की भी तस्वीरें आप देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। और जैसा कि केशव प्रसाद मौर्य को अब ग्रामीण विकास मंत्रालय का जो है प्रभार सौंपा गया है। स्वतंत्र देव सिंह जो है जल शक्ति विभाग देखेंगे। बेबी रानी मौर्य महिला कल्याण विभाग संभालेंगी। अरविंद शर्मा नगर विकास के प्रभारी यहां पर रहेंगे। तो कुल मिलाकर कैबिनेट का विस्तार हुआ। अब कैबिनेट में मंत्रियों को जिम्मेदारियां भी सौंप दी गई हैं। चलिए बात कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर। आज विधानसभा अध्यक्ष का पद संभालेंगे सतीश महाना। सतीश महाना के नाम का औपचारिक ऐलान होगा। विधानसभा अध्यक्ष पद के लिए निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। महाराजपुर से लगातार 8वीं बार विधायक बने हैं महाना। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे। सतीश महाना आज अध्यक्ष पद के लिए निर्विरोध निर्वाचित यहाँ पर 8 बार से विधायक बने सतीश महाना। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। सतीश महाना को आज जिम्मेदारी सौंपी जाएगी और स्पीकर बनाए जाने की जो चर्चा है वो पहले से ही तेज थी। तो आज सतीश महाना, जिन्होंने तीसरी बार जीत दर्ज की है और लगातार 8वीं बार ये विजयी रहे हैं, मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली है लेकिन स्पीकर बनाए जा रहे हैं। चलिए बात कर लेते हैं एक और बड़ी खबर की। तो आज भी कई नवनिर्वाचित विधायक शपथ लेंगे। कल कई विधायकों का नहीं हुआ था शपथ ग्रहण। प्रोटेम स्पीकर रमापति शास्त्री इन्हें शपथ दिलाएंगे। विधानसभा में शपथ ग्रहण समारोह का कार्यक्रम होगा। एक तरफ सतीश महाना, जिन्हें स्पीकर के पद पर रखा जाएगा, वहीं दूसरी तरफ कुछ विधायकों का भी शपथ ग्रहण जो कार्यक्रम है वो बाकी है। कुछ लोगों के कल शपथ ग्रहण हुए थे, लेकिन आज बाकी बचे विधायकों के आज शपथ ग्रहण जो है होने हैं। तो आज भी कई नवनिर्वाचित विधायक शपथ लेंगे। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। कल कई विधायकों का शपथ ग्रहण नहीं हुआ था। तो मुख्यमंत्री पद की शपथ योगी आदित्यनाथ ने ली और उसके बाद मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ। मंत्रिमंडल में सभी को तमाम जिम्मेदारियां सौंपी गई। आपको बता दें कि इससे पहले विधायक दल की जो बैठक है वो भी आयोजित की गई थी, जहां पर तमाम चर्चा के बाद मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ। और अब क्या कुछ आज होने वाला है उस पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे। संवाददाता अनूप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनूप, एक तरफ आज सतीश महाना को जिम्मेदारी सौंपी जाएगी, कुछ विधायकों के जो है शपथ ग्रहण बाकी है वो भी आज होने हैं, तो किस तरह का शेड्यूल आज रहने वाला है कुल मिलाकर? देखिए, 31 जिलों के 60 विधायक रह गए थे जिनका शपथ ग्रहण नहीं हो पाया था। निश्चित रूप से उन विधायकों को आज विधानसभा में आके शपथ ग्रहण करना है। विधायकों को आना भी शुरू हो चुका है। तमाम विधायक विधानसभा में पहुंच चुके हैं और इसके बाद करीब 10:30 बजे के बाद जो प्रोटेम स्पीकर हैं रमापति शास्त्री या उनके सहयोगी जय प्रताप सिंह की बात करें, रामपाल वर्मा की बात करें
या फिर सुरेश खन्ना की बात करें या माता प्रसाद की बात करें, ये शपथ ग्रहण कराएंगे 60 विधायकों का। उसके बाद चूंकि कल जो विधानसभा अध्यक्ष का जो पर्चा भरा गया था वो सतीश महाना ने भरा था। निश्चित रूप से करीब 1942 से जब पहली विधानसभा का गठन हुआ था, तब से आज तक विधानसभा जो अध्यक्ष का जो चुनाव होता है वो सर्वसम्मति से होता है। कल भी ऐसा ही कुछ देखने को मिला, क्योंकि सभी पार्टी के जो पदाधिकारी थे, वो चाहे राजा भैया की बात के लोग या फिर समाजवादी पार्टी की तरफ से अखिलेश यादव नहीं आए थे, लेकिन ये जानकारी मिली थी कि उन्होंने सर्वसम्मति से अपना जो हस्ताक्षर है प्रस्ताव पर लिख दिया था। तो निश्चित रूप से सभी पार्टी अपना जो प्रस्ताव है उस सहमति के बाद कल उन्होंने सतीश महाना ने पर्चा भरा और शाम तक वो इंतजार किया गया कि कोई और भी प्रत्याशी आ सकता है, लेकिन कोई नहीं आया। तो उसके बाद ये जो कयास जो लगाए जा रहे थे वो बिल्कुल सही साबित हुए कि निर्विरोध सतीश महाना विधानसभा के अध्यक्ष होंगे। आज उसका औपचारिक ऐलान होना है, क्योंकि कल शाम का वक्त था 5 बजे तक कोई पर्चा भरने का। आज जो औपचारिक ऐलान के बाद चूंकि प्रोटेम स्पीकर का काम बस इतना ही होता है कि विधानसभा जब का गठन होता है उस समय विधायकों का शपथ ग्रहण कराना या फिर जो विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव होता है उसकी निगरानी में होता है, तब तक उसका कार्यकाल रहता है। विधानसभा अध्यक्ष का जब आज घोषणा के बाद उनको शपथ ग्रहण कराया जाएगा, तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि जो 60 विधायक आज रह गए हैं उनका शपथ ग्रहण होना है। जो सतीश महाना जो विधानसभा अध्यक्ष है उनका औपचारिक रूप से ऐलान होगा आज। चले अनूप, एक तरह से देखा जाए तो चुनाव के वक्त से ही काफी एक्टिव हैं और पल पल की अपडेट लगातार हम जनता टीवी के माध्यम से जनता तक पहुंचा रहे हैं। अगर हम सतीश महाना के बायोग्राफी पर नजर डालें तो इससे पहले वो कैबिनेट में मंत्री रहे हैं जब योगी सरकार 1.0 में। अब उन्हें यहाँ पर स्पीकर की जिम्मेदारी दी जा रही है। कई रिकॉर्ड उनके नाम है, वो चुनाव नहीं हारे हैं, 8वीं बार मैदान में थे, उन्होंने जीत हासिल की है। कई बार एसपी और कांग्रेस ने इन्हें घेरने की कोशिश की लेकिन नहीं घेर पाए। तो क्या परिवर्तन यहाँ पर देखने को मिलेगा कैबिनेट मंत्री से स्पीकर के पद पर आने के बाद? देखिए, बिल्कुल सही बात है कि कानपुर की जनता में काफी पकड़ रखते सही सतीश महाना और काफी जमीनी नेता है, जमीन से काम करते हैं। लगातार जिस तरीके से अपनी जो सीट पर अपनी दबदबा बनाए रखा है, कानपुर के लोकप्रिय एक नेता माने जाते हैं। निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी में पिछली सरकार में भी एक बड़ी जिम्मेदारी मिली थी, कैबिनेट मंत्री थे। इस बार सर्वसम्मति से चूंकि एक बड़ी जिम्मेदारी का काम होता है, जो सदन को चलाना, किस तरीके से एक संवैधानिक पद है उस पर उसको निर्वहन करना एक जिम्मेदारी का काम है। सतीश महाना के पास एक बड़ी जिम्मेदारी का पद आ रहा है, निश्चित रूप से वो बखूबी निभाएंगे, क्योंकि उनके काम करने का जो अंदाज है वो काफी अच्छा रहा है पिछले सरकार में या फिर और पिछले सरकार में जाएं तो ये विधायक रहते भी अच्छे काम किए हैं। 8 बार के विधायक हैं, तो निश्चित रूप से ये माना जा रहा है कि कल जब आज औपचारिक ऐलान हो जाएगा उसके बाद फिर अपना कार्यभार संभालेंगे। शपथ ग्रहण के बाद फिर जब सदन चलेगा तो तमाम, चूंकि जो विधानसभा अध्यक्ष होता है संवैधानिक पद होता है, उसकी एक गरिमा होती है, जो नियम कायदे कानून होते हैं संविधान के तहत, तो उसी अनुरूप वो काम करेंगे और 5 साल तक वो इसी सदन को चलाएंगे। तमाम जनता की समस्याएं हैं वो पटल पर रखी जाएंगे, उसको भी सुनेंगे, विपक्ष के भी, क्योंकि जो विधानसभा अध्यक्ष होता है वो पक्ष और विपक्ष की दोनों को सुनता है। जो उस पे जो विपक्ष के जो बिल्कुल जो कार्यक्रम आज होने वाला है उस पर नजर बनाए रखेगा अनूप, लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बात कर लेते हैं एक और बड़ी खबर की। प्रयागराज से बड़ी खबर है, ज्ञान वापी मस्जिद मामले में आज हाईकोर्ट में सुनवाई। इलाहाबाद हाईकोर्ट में ज्ञान वापी मामले की सुनवाई होगी। पिछले साल यहाँ पर एएसआई का जो सर्वे है वो रोक दिया गया था, तो ज्ञान व्यापी मामले पे आज सुनवाई होनी है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे, प्रयागराज से ज्ञान वापी मस्जिद मामले में आज सुनवाई होनी है और इससे पहले इसे रोक दिया गया था और आज अहम दिन है, आज इस पर सुनवाई होगी। एक और बड़ी खबर की बात कर लेते हैं। सपा की सहयोगी दलों के साथ आज बैठक होनी है। सभी सहयोगी दलों को बैठक में बुलाया गया है। जयंत चौधरी, ओपी राजभर बैठक में शामिल होंगे। बैठक में शिवपाल के आने पर सस्पेंस बरकरार, तो ये बड़ी खबर। कल भी इस पर बातचीत हुई थी, हालांकि चर्चा हुई थी कि शिवपाल इस बैठक में पहुंचेंगे कि नहीं। लगातार सपा जो है वो मंथन कर रही है। हालांकि उत्तर प्रदेश में चुनाव के बाद बड़ी पार्टी बनकर उतरी है, विपक्ष के रूप में यहाँ पर भूमिका निभाती नजर आएगी सपा, तो इसे लेकर भी रणनीति जो है वो तैयार की जा रही है। अब सांसदी छोड़ने के बाद यहाँ पर अखिलेश यादव भी लगातार काफी एक्टिव नजर आ रहे हैं और
जो मुद्दे उन्होंने चुनाव से पहले उठाए थे वो मुद्दे उठाते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन सभी सहयोगी दलों को बैठक में बुलाया गया है। शिवपाल यादव के आने को लेकर अभी भी सस्पेंस बरकरार है। तौकीर हमारे साथ जुड़े हुए ज्यादा जानकारी के साथ। तौकीर, एक तरह से देखा जाए तो जब 2017 में चुनाव हुए थे तो सपा ने कहीं ना कहीं जो परिवार के बीच जो एक टूट की स्थिति थी, जो एक तरह से परिवार पूरा अलग हो गया था, तो उसका रिजल्ट भी चुनाव के परिणामों में देखा गया था साफ। लेकिन अभी जो स्थिति नजर आ रही है, एक तरह से देखा जाए तो बीजेपी के बाद सपा एक बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, विपक्ष की भूमिका निभाती नजर आएगी, लेकिन शिवपाल यादव के आने को लेकर सस्पेंस बरकरार है। तो क्या मानकर चले हम कि सपा में अभी ठीक नहीं चल रहा है सब? पार्टी की बैठक होनी थी, ये 28 मार्च को पहले प्रस्तावित थी, लेकिन शपथ ग्रहण के चलते बैठक रद्द कर दी गई थी और उसके बाद आज इस बैठक को बुलाया गया है। सभी सहयोगी दलों को भी न्योता किया गया है, जिसमें पल्लवी पटेल भी शामिल है और शिवपाल यादव भी है। लेकिन शिवपाल यादव ने आरोप लगाया था कि उन्हें पहले जब बैठक 28 मार्च को निर्धारित थी कि उसका न्योता नहीं किया गया, उन्हें नहीं बुलाया गया था। माना जा रहा है कि जब शाम को जो बैठक होनी थी उसे रद्द किया गया था, इसलिए क्योंकि शिवपाल यादव दिल्ली में थे, वो मुलायम सिंह से मिलने पहुंचे थे। अपनी पीड़ा को बयान करने मुलायम सिंह यादव के पास पहुंचे थे। उसके बाद वहां से मुलायम सिंह ने एक फोन भी किया है, ये सूत्रों की आधारित जानकारी है कि उन्होंने अखिलेश यादव को फोन भी किया और पूरे प्रकरण की संज्ञान भी लिया, उसके बारे में चर्चा भी की। माना जा रहा है कि आज इस बैठक में शिवपाल यादव शामिल हो सकते हैं, लेकिन ये खासतौर पर बता दें कि जब पहले समाजवादी पार्टी ने अपने नेताओं की बैठक बुलाई थी, निर्वाचित विधायक है उनकी तो बैठक बुलाई थी, तो कहीं ना कहीं शिवपाल को भी बुलाया जा सकता था, क्योंकि शिवपाल यादव समाजवादी पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़े थे और वहां चुनाव जीत कर आए थे। तो फिलहाल आगे उन्होंने इस बात पर सवाल भी खड़े किए थे कि जो भी समाजवादी पार्टी के सिंबल पर चुनाव जीत कर आए तो उन्हें भी इस बैठक को शामिल किया जाना चाहिए था। फिलहाल आज की बैठक में वो आएंगे या नहीं आएंगे इस पर संशय है, लेकिन अभी वो शपथ ग्रहण में शामिल होंगे, क्योंकि उनका शपथ कल नहीं हो पाया था दिल्ली में होने की वजह से। आज वो शपथ लेंगे, उसके बाद इस बैठक का हिस्सा हो सकते हैं। चलिए, लेकिन खबर ये भी आ रही थी तौकीर कि शिवपाल यादव नाराज हैं और उनके नाराजगी ही कारण बनी कि जो बैठक थी उसे रद्द कर दिया गया, तो उन्होंने दिल्ली तक भी यहाँ पर दौड़ लगाई है। तो इसे लेकर कोई अपडेट आपके पास? जी, कल जिस तरह से फोटो भी आए जिससे वो मुलायम सिंह यादव से बात करते नजर आए थे, और माना जा रहा है कि उसी प्रकरण को लेकर वो उनके पास पहुंचे थे कि जो वो सहयोगी दल है या यूं कहें समाजवादी पार्टी के विधायक थे तो उन्हें शामिल क्यों नहीं किया। लेकिन इसके अलावा एक सवाल और भी है कि समाजवादी कार्यकर्ता है, उनमें भी इस बात का रोज देखा जा रहा है कि जिस तरह शिवपाल यादव को चुनाव के समय उनको शामिल किया गया, कैंपेन में लिया गया और भी कई बार नजर आए, लेकिन रस्सी की तस्वीरें थी वो थोड़ी चौंकाने वाली जरूर थी। तो शिवपाल यादव की जो पोजीशन दिखाई गई जिसमें वो मुलायम सिंह कभी पीछे बैठे थे, कभी वो खड़े हुए थे, तो उसको लेकर भी चर्चा हुई थी कि शिवपाल यादव का क्या वो कद अब वापस समाजवादी पार्टी में नहीं मिल पा रहा है, इसको लेकर भी चर्चा थी। फिलहाल जब कल उन्होंने अपनी पीड़ा बयान की थी तो सबसे पहले हम जनता टीवी ने उनसे बात की थी और उनके घर से साझा किया था। उन्होंने उससे कहा था कि उन्हें न्योता नहीं दिया गया है, जैसे सभी सहयोगी दल हो या फिर जो भी निर्वाचित विधायक हो सबको न्योता गया है, सबको पार्टी कार्यालय से फोन गए हैं, लेकिन उनके पास किसी तरह का फोन नहीं आया है, इसलिए अभी उनका जाना तय नहीं है। लेकिन जब वो दिल्ली पहुंचे उसके बाद से अब चर्चा हो रही है कि शायद अब सब कुछ संभल जाए और अखिलेश यादव उनको भी उस सहयोगी दल की बैठक में बुलाएंगे, खुद फोन करके ऐसा न्योता देंगे। चलिए, अब कहीं ना कहीं 26 तारीख वाली स्थिति है, ऐसा हम कह सकते हैं कि जब वो नाराज होकर इटावा चले गए थे, अब इटावा से वो नई दिल्ली तक पहुंचे हैं, क्या उन्हें पार्टी में जो कद चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है, इस पर भी आगे बातचीत होगी। और खैर आज इस मीटिंग पर बैठक पर नजर बनी रहेगी कि शिवपाल यादव पहुंचते हैं या फिर नहीं। नजर बनाए रखेगा तौकीर, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और बातचीत करने के लिए। तो इधर मुख्तार अंसारी एम्बुलेंस केस के मामले में डॉक्टर अलका रॉय और उनके भाई शेषनाथ रॉय को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बाराबंकी पुलिस शेषनाथ रॉय और डॉक्टर अलका रॉय को अपने साथ लेकर मऊ से लेकर बाराबंकी के लिए निकल गई है। आपको बता दें कि पंजाब के रोपड़ जेल में बंद रहने के दौरान मुख्तार अंसारी को एम्बुलेंस सुविधा मुहैया कराने का पूरा मामला है। अब मामले में जांच के बाद पुलिस ने मुख्तार अंसारी समेत सभी 12 आरोपियों के खिलाफ गैंगस्टर के तहत कार्रवाई की है। डॉक्टर अलका रॉय करीब 8 महीनों से जेल में बंद थी और जेल से छूटने के बाद दोनों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। अब दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस मामले में मुख्तार अंसारी, डॉक्टर अलका रॉय समेत 12 लोग आरोपी बने हैं। चलिए बात कर लेते हैं बड़ी खबर की। देहरादून से है। 5वीं विधानसभा का पहला सत्र आज से शुरू होगा। आज से 3 दिवसीय विधानसभा का सत्र जो है वो शुरू होने वाला है। विधानसभा में अनुपूरक बजट पेश करेगी प्रदेश सरकार। करीब 21,000 करोड़ का बजट पेश करेगी धामी सरकार।
30 और 31 मार्च को अनुपूरक बजट पर चर्चा होगी। विधानसभा सत्र शुरू होते ही हंगामेदार रहने के आसार है। महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर विपक्ष हमलावर नजर आने वाला है। और उत्तराखंड की 5वीं विधानसभा का 3 दिवसीय प्रथम सत्र जो है वो आज से शुरू हो रहा है। राज्यपाल के अभिभाषण के बाद सरकार की ओर से नए वित्तीय वर्ष के प्रथम 4 महीने के लिए लगभग 21,000 करोड़ रुपए का लेखानुदान पेश किया जाएगा। अभिभाषण में राज्य में समान नागरिक संहिता लागू करने समय सरकार के 5 साल के रोडमैप की झलक दिखेगी। सत्र में 2 अध्यादेश भी विधेयक के रूप में पेश होंगे। उधर विपक्ष ने सत्र के दौरान महंगाई, बेरोजगारी जैसे विषयों पर सरकार को घेरने की रणनीति बनाई है। तो सरकार गठन के बाद आज विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे, संवाददाता नवीन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नवीन, सरकार गठन के बाद नई सरकार और उसके बाद विधानसभा का सत्र जो है आज से शुरू हो रहा है, कौन कौन से मुद्दे हावी रहने वाले हैं और विपक्ष की क्या कुछ रणनीति नजर आ रही है? जी, निश्चित तौर पर विधानसभा का सत्र जो है वह करीब 11 बजे के करीब में शुरू हो जाएगा। इसके साथ ही अगर विपक्ष और पक्ष की बात की जाए तो विपक्ष ने लगातार कल भी महंगाई के मुद्दे को लेकर सड़कों पर आंदोलन किया। इसके साथ ही आज भी जो विपक्ष ने पूरी रणनीति बना रखी है कि अब सरकार को किस तरीके से घेरना है। महंगाई का मुद्दा है, इसके साथ ही स्मार्ट सिटी का जो मुद्दा है वो लगातार गर्म होता हुआ भी नजर आ रहा है, क्योंकि राजधानी देहरादून की जो सड़कें हैं वो पूरी तरीके से खुदी हुई हैं। तो इसको लेकर भी विपक्ष अब पक्ष पर हावी होने की पूरी तरीके से तैयारी में है। इसके साथ ही अगर मैं सुरक्षा व्यवस्थाओं की बात करूं तो जो सुरक्षा व्यवस्था है वो पूरी तरीके से चाक चौबंद की गई है। इसके साथ ही जो विधानसभा के आसपास 300 मीटर की रेंज में पूरी तरीके से जीरो जोन रहेगा और कोई भी हथियार या फिर कोई ज्वलनशील पदार्थ ले जाने की मनाही है। पूरी पुलिस प्रशासन को पूरे तरीके से अलर्ट मोड पर रखा गया है। इसके साथ ही अगर कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस ने लगातार यह मुद्दा उठाते रहे हैं, चाहे पिछला विधानसभा सत्र हो या फिर अभी की बात की जाए तो अभी के भी विधानसभा सत्र में कांग्रेस ने पूरी तरीके से रणनीति बनाई है कि विपक्ष को किस तरीके से घेरा जाए, चाहे स्मार्ट सिटी के मुद्दे को लेकर हो या फिर महंगाई के मुद्दे को लेकर है। तो कांग्रेस भी अपनी रणनीति बनाकर विधानसभा में जाएगी। चलिए, नेता प्रतिपक्ष को लेकर भी हम बात करेंगे। नवीन बने रहेगा हमारे साथ। इसी बीच ये बड़ी खबर भी हम बता दें दर्शकों को, धामी पहुंच रहे हैं विधानसभा के सत्र में शामिल होने के लिए। तो विधानसभा पहुंचे हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी, ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं इस वक्त की। और विधानसभा में अनुपूरक बजट पेश करेंगे सीएम धामी। तो ये बड़ी खबर, आज जो धामी है वो पहुंचे विधानसभा और कुछ ही देर में यहाँ पर पूरक बजट जो है वो पेश करते हुए नजर आएंगे। नवीन, इस पर भी बात करेंगे। धामी पहुंच चुके हैं, लेकिन उसके बाद नेता प्रतिपक्ष के नाम को लेकर भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हुए, अपडेट क्या कुछ आपके पास? जी, निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी विधानसभा पहुंचे हैं और इसके साथ ही 21,000 करोड़ का जो बजट है उसको लेकर अब कार्य होगा, क्योंकि अनुपूरक बजट है। जो 4 महीने होते हैं इसमें कार्य किस तरीके से किया जाए, विभागों को किस तरीके से बजट इशू किया जाए, इस पर किया जाएगा। फुल फ्रेश बजट जो है वो आने वाले समय में होता है, लेकिन यह अनुपूरक बजट जो विभागों के कार्य को लेकर किया जाता है तो 21,000 करोड़ का बजट है, कई विभागों को दिया जाएगा। और इसके साथ ही जो सरकार के कार्य हैं उसको किस तरीके से तेजी लाई जाए, इसके लिए यह बजट पेश किया जाएगा। मुख्यमंत्री स्वयं पहुंच रहे हैं और इसके साथ ही अब से कुछ ही देर में जो है विधानसभा का बजट सत्र शुरू होगा। इसके साथ ही अगर कांग्रेस की बात की जाए, कल विधानमंडल दल की बैठक हुई है, इसके साथ कांग्रेस के जो नेता प्रतिपक्ष का चेहरा है वह क्लियर नहीं हो पा रहा है। तो कहीं ना कहीं सत्तारूढ़ पार्टी कांग्रेस को घेरने में लगी हुई है। सत्तारूढ़ पार्टी का साफ तौर पर कहना है कि जिसके पास नेता प्रतिपक्ष ही नहीं है वह विधानसभा में अपनी कार्यवाही को किस तरीके से अंजाम देगा। तो कहीं ना कहीं पक्ष और विपक्ष दोनों पूरी तरीके से आरोप और प्रत्यारोप लगा रहे हैं। इसके साथ ही जो विधानसभा का सत्र है वो पूरी तरीके से हंगामेदार होने की संभावना भी जताई जा रही है। चलिए, आगे भी इस पर बात करेंगे, लेकिन विधानसभा पहुंचे पुष्कर सिंह धामी, क्या कुछ कहा उन्होंने उससे पहले वो सुनवा देते हैं। अनुदान प्रस्तुत होना है और पहला दिन है आज विधानसभा सत्र का विधिवत रूप से, तो हम सभी को शुभकामनाएं देते हैं। सब मिलकर जो है प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए काम करेंगे और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो विजन है, आने वाला दशक उत्तराखंड का दशक होगा, हम उसके लिए काम करेंगे। चलिए, तो सरकार गठन के बाद और सीएम बनने के बाद दोबारा यहाँ पर धामी जो है वो पदभार संभाल चुके हैं और अभी विधानसभा पहुंचे, अनुपूरक बजट पेश करेंगे कुछ ही देर में। इस पर नजर बनी रहेगी। नवीन, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल तमाम जानकारी के लिए। नजर बनाए रखेगा, अपडेट आपसे लेते रहेंगे।
चलिए बात कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की। तो देहरादून कांग्रेस ने नहीं किया है नेता प्रतिपक्ष के नाम का ऐलान। जैसा कि अभी इससे पहले नवीन से भी इसी बात पर चर्चा हो रही थी कि विधानसभा का सत्र शुरू हो गया है, लेकिन नेता प्रतिपक्ष के नाम का अब तक ऐलान नहीं हो पाया है। तो ऐसे में कैसे परफॉर्म करेगी, किसके नेतृत्व पर परफॉर्म करेगी यहाँ पर कांग्रेस विधानसभा के सत्र में? कांग्रेस राष्ट्रीय नेतृत्व को नाम तय करना है। कांग्रेस को अब भी नेता प्रतिपक्ष के नाम का इंतजार है। देहरादून से एक और बड़ी खबर, अधिकारियों के विभागों में बड़ा फेरबदल। कृष्ण कुमार मैदान को सीएम कार्यालय की जिम्मेदारी मिली है और विधानसभा की जिम्मेदारी प्रकाश चंद्र उपाध्याय को यहां पर सीएम कार्यालय सचिवालय की जिम्मेदारी मिली है। भूपेंद्र बसेड़ा को सीएम कार्यालय आवास की जिम्मेदारी मिली है। पदभार में यहां पर बदलाव किया गया है। देहरादून से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, भूपेंद्र बसेड़ा को सीएम कार्यालय आवास की जिम्मेदारी यहां पर दी गई है और अधिकारियों के विभागों में जो है ये बड़ा फेरबदल किया गया है। चलिए इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए जनता टीवी। नमस्कार।